पिछले टर्न पे हम लोग सूडो मैट्रिक स्पेस के बारे में चर्चा किए थे कि सूडो मैट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे या कौन कौन सा एग्जाम्स फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि ये सूडो मैट्रिक्स है। उसमें जैसे मैट्रिक स्पेस में 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता था, ऐसे ही सूडो मैट्रिक स्पेस में भी 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बस एक कंडीशन जो होता है दोनों में वो डिफरेंट होता है। वो क्या है? M2। उसमें क्या होता है, M2 का कंडीशन मैट्रिक स्पेस का और M2 का कंडीशन सूडो मैट्रिक का, ये डिफरेंट होता है। साथ ही साथ हमने एक एग्जांपल देकर के बताया था कि प्रत्येक मैट्रिक स्पेस सूडो मैट्रिक स्पेस हो सकता था या होता है। प्रत्येक मैट्रिक स्पेस सूडो मैट्रिक स्पेस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सूडो मैट्रिक मैट्रिक स्पेस हो। साथ ही साथ हमने काउंटर एग्जाम्पल दिया था उसमें, और एग्जाम्पल दे करके हमने इस चीज़ को समझाया था कि कैसे सूडो मैट्रिक स्पेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का, कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो चलिए आज देखते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये आपका डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। क्या कहता है? लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए मैपिंग D such that X cross X equal to R defined by dx comma y is equal to 0 if x equal to y, या dx comma y is equal to 1 if x is not equal to 0 is a metric for x called the discrete matrix for x। कहने का मतलब ये है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर एक मैपिंग डिफाइन किया गया है D सच दैट x क्रॉस x का एक रियल नंबर पे। तो जो कह रहा है जो मैट्रिक बनेगा वो 2 तरह का होता है। पहला dx y इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब x y के बराबर हो जाए या y x के बराबर हो जाए। दूसरा कह रहा है dx y इज इक्वल टू 1। ये कब होगा? जब x y के बराबर ना हो या y x के बराबर ना हो। ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट मैट्रिक्स। बात एग्जाम्स की आती है तो जैसे मैट्रिक स्पेस में 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता था, वही 4 कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई होगा, बट यहाँ पे 0 और 1 का सिर्फ अंतर आ गया है। तो देखते हैं इसमें सोल्यूशन इसका कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं D क्या है? एक मैट्रिक है। D इज ए मैट्रिक फॉर x। D इज ए मैट्रिक फॉर x। तो पहला एग्जाम्स क्या था? dx कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कामा y बिलोंग x। जरा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक स्पेस का पहला कंडीशन यही था, dx कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कामा y बिलोंग x। चूंकि dx कामा y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला कंडीशन है या तो dx y के बराबर होगा, यानी dx y 0 के बराबर हो, या dx y जो होगा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो मान लिया dx y बराबर 0 अगर लिखते हैं तो 0 कब हो रहा है? इफ x इज इक्वल टू y। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है? एंड dx कामा y इज इक्वल टू 1। dx कामा y इज इक्वल टू 1 ये कब होगा? इफ x इज नॉट इक्वल टू y। कहने का मतलब ये है, ये दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। 0 के बराबर है तो dx y इज इक्वल टू 0, पहला वाला कंडीशन ये वाला, ये वाला कंडीशन है।
अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या कर रहे हैं, डी एक्स का वाई बराबर 0, यानी कि 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है 1, तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हमने लिए हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो यहीं पे लिख दिए हैं इफ़ यदि एक्स वाई के बराबर ना हो तो डी एक्स का वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, आते हैं M2 में। M2 में क्या है, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, नल कंडीशन का। तो इसमें क्या देखते हैं, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग एक्स, ये हमने डिफिनीशन से पढ़ा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, इफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई एंड x equal to y and dx comma y is equal to 1 if x is not equal to y, if x is not equal to y which is a contradiction, which is a contradiction। कंट्राडिक्शन क्यों लिख रहे हैं, कंट्राडिक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो M2 का कंडीशन है वो हमेशा क्या होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे जब दूसरा वाला ये लगाएंगे डी एक्स वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये आपका यहाँ पे M2 के कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए हम लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन। हेंस डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 if and only if x इक्वल टू वाई। क्लियर। चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं, M3 में क्या है, कह रहा है इफ x इक्वल टू वाई, यदि x इक्वल टू वाई है तो तीसरा कंडीशन हमने यही पढ़ा है कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, और जगह 0 होगा तो डी वाई कामा एक्स भी होगा फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग एक्स। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये सिमेट्रिक कंडीशन, तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई का में एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स वाई बराबर 0 होगा तो डी वाई एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा। एंड इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 1, दिस imply that dy comma x for all x comma y belong x। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 0 के भी कंडीशन में और यहाँ पे 1 के भी। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो डी एक्स वाई बराबर 0 या डी वाई कम एक्स बराबर 0, दोनों कंडीशन डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स हो जाएगा। यदि x बराबर 1 लेते हैं तो डी एक्स वाई बराबर भी 1 और डी वाई का एक्स बराबर भी 1। हेंस डी एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई कामा एक्स फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग एक्स। क्लियर। चलिए लास्ट वाला कंडीशन देखते हैं, M4 में ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, तो तीसरा एलिमेंट लेने के लिए हमको मानना पड़ेगा क्या, लेट x कामा वाई कामा जेड बिलोंग x be any 3 element
be any three element of x if, पहला कंडीशन है इफ, यदि x बराबर y ले लें, अगर x बराबर y ले लेते हैं तो dx कामा y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जरा इसके हिसाब से ट्रायंगल इनइक्वालिटी निकालते हैं तो हमने उसमें यही पढ़ा है कि dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy, यही पढ़े हैं ना। तो अगर अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो दोनों dxz प्लस dzy है वो हमेशा क्या होगा, dxy के बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। फिर दूसरी बात कि जब ये 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, also dx comma z is greater than equal to 0 and dz comma y is greater than equal to 0. Hence dx comma y is less than equal to dx comma z प्लस dz comma y। ये आपका x बराबर y के कंडीशन में लिया गया है। अब हम लेते हैं x इज नॉट इक्वल टू y। x is not equal to y, then dx comma y is equal to 1। then कहने का मतलब ये है, अगर इसका कंडीशन देखते हैं तो क्या यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई z ले लिया जाए तो z की जो वैल्यू होगी वो x एंड y से क्या होगा, डिफरेंट होगा। x एंड y किसी एक से, ठीक है ना, एटलीस्ट किसी एक से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो लिख सकते हैं z इज डिफरेंट फ्रॉम एट लीस्ट one of x and y, hence at least one of dxz and dz comma y must be equal to 1, therefore dx comma y is less than equal to dxz plus dzy। क्लियर है। कहने का मतलब ये है, अगर x इज नॉट इक्वल टू y है तो यहाँ पे कह रहे हैं dxy की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर dxy की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो जो हमारा ये थ्योरम स्टेटमेंट कर रहा है कि dx कामा y इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy, यानी कि dx कामा y की जो वैल्यू होगी ये इन दोनों के क्या है, इन दोनों से छोटा है या इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि dx कामा z प्लस dz कामा y, इन दोनों में से कोई एक न एक वैल्यू ऐसी होगी जो dx कामा y के बराबर होगा। ठीक है ना, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, चाहे dx कामा z का हो चाहे dz कामा y का हो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होगा
जो डी एक्स कामा वाई के बराबर होगा, तब एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? ओके, और ये देखते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या है। लेट एक्स इज इक्वल टू आर पर पावर एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल order n tuples of real number for a fixed n belong n। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि माना x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, x1 x2 x3 एंड so on xi बिलोंग r पे पावर n एंड y इक्वल टू y1 y2 y3 एंड so on yn बिलोंग r पे पावर n। तो एक मैपिंग डिफाइन करनी है। मैपिंग किस पे डिफाइन करना है? तो बता रहा है कि मैपिंग आपको d1 एंड dp पर डिफाइन करना है ऑफ rn मल्टीप्लाई rn। तो पहला कंडीशन ये दिखाना है कि d1 x कामा y इक्वल टू समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ, ये मॉड है, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। दूसरा है dp x कामा वाई इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई पे पावर p का होल पावर 1/p। और p क्या है? p जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। p जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। इस पर एक मैपिंग डिफाइन करना है। तो मैपिंग डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक स्पेस का चारों कंडीशन है वो चारों कंडीशन यहाँ पे क्या कर देंगे, लगाएंगे, और लगा करके दिखा देंगे कि ये जो एग्जाइम्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके थ्रू हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं।